पिछले अनुभागों में हमने थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, सत्यशोधक समाज, फ्रीमेसन्स, मातृ संस्था जो अरविंदो की है, मातृ सदन या मातृ मंदिर कहते हैं, इन सभी विषयों में चर्चा की है। और साथ साथ हमने उनसे जुड़े हुए बहुत से ऐसे तत्वों के विषय में भी चर्चा की है, सप्रमाण जो सनातन धर्म की जो मूल परंपरा है उसके विरुद्ध जाकर स्वयं को समाज सुधारक दिखाने की छवि में ढालकर हिंदू धर्म को विकृत करने का और पारंपरिक रूप से भ्रष्ट करने का कुप्रयास करते रहे हैं। इसी श्रृंखला में एनी बेसेंट का भी हमने वर्णन किया है। एनी बेसेंट के द्वारा एक व्यक्ति को गोद लिया गया था, जिद्दू कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति के विषय में कहा जाता है कि ओशो से पिछली पीढ़ी का ओशो वही था। ये सब जो इंटेलेक्चुअल्स अपने आप को बताते हुए फिर रहे हैं, जिसमें अभी नया नया गंजेड़ी पैदा हुआ है जो विदेश से जाके खूब माल फूंकते रहता है, उसकी भाषा में कहें तो अलग अलग प्रकार के ड्रग का सेवन करते रहता है, जिसका नाम है प्रशांत। और ये प्रशांत जो है वो भगवत गीता से संबंधित बात हो, वेदांत उपनिषद इत्यादि से संबंधित बात हो, उनकी ऐसी असंप्रदायिक व्याख्या करता है, उसको ऐसे दुष्चारित्र के आवरण में लपेट कर परोसता है जिसकी भर्त्सना जितनी की जाए कम है। इससे थोड़ा सा ऊपर आप देखें इंटरनेशनल मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से प्रशांत जो है वो वैश्विक सत्ता को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा है। वो विदेशों में भी आना जाना है, ठीक है, लोग हैं, फॉलोअर्स हैं अपने, लेकिन उसका जो विकास है वो भारत के बाहर ज्यादा नहीं हो पा रहा है जितना कि जग्गी वासुदेव उर्फ जगदीश वासुदेव उर्फ सदगुरु उर्फ ईशा फाउंडेशन का जो संस्थापक है उसका प्रभाव बढ़ रहा है। जग्गी पर हम बाद में आएंगे। जग्गी पर अभी बहुत ज्यादा बातें चल भी रही हैं और बहुत कुछ उसके विषय में बातें आ भी रही हैं। हमने पहले भी इन विषयों पर वीडियो बनाने की घोषणा की है और हम जिस प्रकार के वीडियो बनाएंगे, जो बातें आप YouTube में पहले से देख चुके हैं, जान चुके हैं, कुछ बातें वो तो रहेंगी ही जो कि फैक्ट्स हैं और जो कि बहुत कुछ सामने बातें निकल कर आ रही हैं, लेकिन बहुत कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो इस समाज में होने के बाद भी मुख्य धारा के दृष्टिकोण से बच जाती हैं। अस्तु, हम बात कर रहे थे जिद्दू कृष्णमूर्ति की। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति जब किशोरावस्था में था तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक प्रशाखा ने इसको अपने संरक्षण में ले लिया था और इन लोगों का ये संकल्प था कि जिद्दू कृष्णमूर्ति को हम एक वैश्विक नेता के रूप में धार्मिक जगत में स्थापित कर रहे हैं। जिस प्रकार से विश्व में जो हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित करना चाहते हैं, वन वर्ल्ड एंड वन रिलीजन स्थापित करना चाहते हैं, इनकी कुछ विशेष बातें हैं। वन वर्ल्ड, वन रिलीजन, वन गवर्नमेंट, वन करेंसी, इस प्रकार की ये बातें लेकर चल रहे हैं अभी। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति को इन्होंने सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट इस उपाधि के साथ तैयार करने का प्रयास किया है। पहले दयानंद की भी यही महत्वाकांक्षा थी, लेकिन दयानंद ने जब थियोसॉफिकल सोसाइटी के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना प्रारंभ किया तो टकराव हो गया। जो लोग एक दूसरे की खूब प्रशंसा करते थे, जिस थियोसॉफिकल सोसाइटी में घुसने के लिए दयानंद निवेदन पर निवेदन किया जा रहा था, जिसके लिए न्यूयॉर्क में बैठक हुई, उसके निवेदन को स्वीकार किया गया था, जिस हेनरी अलकट और मैडम एचपीबी ने दयानंद को अद्वितीय विद्वान और बिल्कुल महामानव की उपाधि देने का प्रयास किया था, वही लोग बाद में इसको फ्रॉड और धूर्त बताने लग गए थे। तो ये टकराव हुआ, बाद में दयानंद को मार दिया गया। अब ये जो महत्वाकांक्षा थी वो तो अधूरी रह गई ना। इसके लिए इस खाली स्थान को, रिक्त स्थान को भरने के लिए एक व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। अभी जैसे प्रशांत की महत्वाकांक्षा है, उससे पहले जग्गी वासुदेव, उससे पहले ओशो, उससे पहले जिद्दू कृष्णमूर्ति, ये सब अलग अलग लेयर्स में बनते गए हैं। इस जो हम सूडो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं उनकी जो कबीलाई मानसिकता है, जो उनकी एक सनातन धर्म के विरुद्ध जाकर स्वयं को एक अतिवादी या कहें तो अति सैद्धांतिक एक दार्शनिक रूप में स्थापित करने की इच्छा है, उससे ये लोग ग्रस्त हैं। तो एनी बेसेंट को यह लगता था कि जिद्दू कृष्णमूर्ति को हम एक ऐसे एक महान महात्मा के रूप में, एक प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में प्रमोट कर सकते हैं जो कि सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट की बात को सिद्ध कर सकता है। अब देखो, सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट एक बड़ा ही लस्टफुल टर्म है। समय समय पर इस टर्म का अपने व्यक्तित्व के महिमा मंडन में प्रयोग योगानंद प्लस उनके एसोसिएट्स ने भी किया है कि मही तो जीसस का अवतार नहीं। कहीं कहीं क्राइस्ट के द्वारा सेकेंड इनकारनेशन या आने की भविष्यवाणी को लेकर इस्कॉन वाले प्रभुपाद की बड़ाई करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर हर व्यक्ति अपने आप को ईसा से जोड़कर और ईसा के द्वारा की गई भविष्यवाणियों से जोड़कर दिखाने का प्रयास करता रहता है और उस भविष्यवाणी को सही सिद्ध करने के चक्कर में ये लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे सनातन धर्म की ही मान्यता को मर्दित करते रहते हैं, सनातन धर्म के अनुयायियों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए।
तो न्यू प्रोफेट ऑफ इंडिया ये उपाधि दी गई थी। एनी बेसेंट डेडिकेटेड फ्रीमेसन रियर्ड अप अ यंग हिंदू बॉय टू कल्टिवेट हिम एज द न्यू प्रोफेट ऑफ इंडिया। शी वाज डेडिकेटेड एंड ट्राइड हर बेस्ट बट जिद्दू कृष्णमूर्ति वाज नो स्टूज। जो जिद्दू कृष्णमूर्ति था उसकी विचारधारा एनी बेसेंट की विचारधारा को पूरा करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, क्योंकि जिद्दू कृष्णमूर्ति के आप लेखों को पढ़ें, उसकी बातों को सुने, समझें वो कहना क्या चाह रहा है। वो सीधा सीधा ये कहता था कि हम किसी भी व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते हैं, जबकि ये लोग तो एक व्यवस्था को जन्म देना चाह रहे थे। तो उसका कहना है कि किसी नियम को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब बिल्कुल उच्छृंखलता है जिद्दू कृष्णमूर्ति का एक प्रधान वैचारिक स्तंभ रहा है। अच्छा, जिद्दू कृष्णमूर्ति स्वयं कभी चावल छोड़कर विष्ठा नहीं खाने लगा। जिद्दू कृष्णमूर्ति कभी पैंट को गले में और शर्ट को कमर में नहीं पहनने लगा, वो भी नियम फॉलो कर ही रहा है। जिद्दू कृष्णमूर्ति कभी कार की सीट में बैठने की बजाय कार की छत पर बैठकर यात्रा नहीं करने लगा। जिद्दू कृष्णमूर्ति कभी सीधे सीधे चलने की अपेक्षा पीछे पीछे चलना प्रारंभ नहीं कर दिया। यहां पर तो समस्त प्राकृतिक नियमों को ही पालन करते हुए चल रहा है। न जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कभी व्यवस्था के विरोध के नाम पर अंग्रेजी सरकार के द्वारा निर्गत किए गए नीति नियमों को या मान्यताओं के विरुद्ध जाकर कुछ मनमानी करने का प्रयास किया, नहीं। इसका सिर्फ ये दावा था, ये कहना था कि हर व्यक्ति अपने मन का करे और कोई धर्म को मत मानो, कोई ईश्वर को मत मानो, कोई शास्त्र को मत मानो, कोई किसी बात को मत मानो। और यही उच्छृंखलता व्यक्ति के मन में विकार, अवसाद, अमर्यादा इत्यादि को जन्म देती है। तो इसने खुलेआम ऐसा कहा, कोई नियम मत मानो। जिद्दू कृष्णमूर्ति गर्भपात को लेकर और व्यापारिक लाभों को लेकर, आर्थिक व्यवस्था को लेकर अपने पार्टनर्स से भी कई बार लड़ता रहा, लाइफ पार्टनर्स से या एसोसिएट्स से, बिजनेस पार्टनर्स से ये बहुत ज्यादा झगड़ता रहा, भिड़ता रहा। तो एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं कुंठित मानसिकता का था, कुंठित मानसिकता के कारण किसी भी नियमावली में जिसकी निष्ठा नहीं थी, किंतु जो स्वयं इस प्रकार का उपदेश देता था कि नियम क्या है, कोई नियम मत मानो, उस व्यक्ति से क्या हुआ, एनी बेसेंट डिसअपॉइंट हो गई। जिद्दू कृष्णमूर्ति कुशाग्र व्यक्ति था। ऐसे लोग मंदबुद्धि तो होते नहीं है, ये सब जितने लोग हैं अच्छे ओरेटर्स होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, क्योंकि आपकी वाणी का प्रभाव व्यक्ति को बहुत हद तक आपका लॉयल बनाता है, आपका वफादार बनाता है, आपके प्रति निष्ठावान बनाता है। तो अच्छे ओरेटर से ही इस प्रकार का इन्फ्लुएंस, इस प्रकार का प्रभाव समाज में स्थापित कर सकते हैं। तो एनी बेसेंट ने इसकी जो है ऑरेटरी प्रतिभा को देखकर, ऑरेटरी प्रोडिजी को देखकर इसको सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के रूप में प्रोजेक्ट करने का या न्यू प्रोफेट ऑफ इंडिया के रूप में प्रोजेक्ट करने का विचार बनाया था। तो इसने मतलब एक विचारधारा जो दी है उसमें कहीं कहीं आप ये सिग्नल्स पाएंगे। क्या हुआ, अ सैड इवेंट बट इट स्पोक of the actual greatness of Krishnamurti, who refused to recognize, in other words, Satan as the ultimate god of life, an idea which is there in full force even today, as everything good to humankind is credited to Lucifer himself, devil incarnated. Jiddu was considered as second coming of Christ. और थियोसॉफिकल सोसाइटी से जो इसका संबंध था, थियोसॉफिकल सोसाइटी में आप देखेंगे, और एक लोगो ऑफ ऑल सीइंग आई, इसको हम प्रयास करेंगे कि इस वीडियो में एडिट करके दे दिया जाए। तो जो लोगो ऑफ ऑल सीइंग आई है उसका आप चित्र देखें एक और दूसरी ओर थियोसॉफिकल सोसाइटी का लोगो देखें। ऑल सीइंग आई ही अनाम वृक्ष की आंख बताई जाती है, या इस साइन का प्रयोग इल्यूमिनाती से जुड़े लोग भी करते हैं। इस साइन का प्रयोग बफमेट या बाल पिशाच के उपासक भी करते हैं, और अलग अलग सिजिल को प्रयोग करके जो डेमन समनिंग का काम करते हैं वो लोग भी इसका प्रयोग करते हैं। और लेसर केव सोलोमन इत्यादि में भी इससे जुड़े हुए प्रयोग बताए गए हैं। और इसी से प्रेरणा लेते हुए लॉर्ड ऑफ रिंग्स या हॉबिट ट्रायलॉजी इत्यादि में आई ऑफ सॉरन, द ऑल सीइंग आई, इस प्रकार का वो लोग भाव व्यक्त करते हैं। अलग अलग फिल्में भी इस प्रकार की अवधारणाओं से प्रेरित होकर बनाई जाती हैं ताकि समाज के लोग उन बातों से जुड़े रहें और उन बातों को एक ग्लोरीफाइड वे में स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते रहें। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति एक ऐसा व्यक्ति रहा जिसको किसी बात से कोई निष्ठा या श्रद्धा का अनुभव ही नहीं होता था कि हम ये करें अच्छा, ये करें अच्छा। व्यक्तिगत जीवन में अच्छा सूट बूट पहन के जेंटलमैन के समान वीआईपी कल्चर को जीते हुए, लग्जरियस लाइफ के पीछे जाते हुए उसने खूब अच्छा से अपना जो उसकी ऑरेटरी प्रोडिजी थी उसका प्रयोग करते हुए, उसकी वाक्पटुता का प्रयोग करते हुए ठीक पहचान, पैसा, लग्जरी सब अपनाई। लेकिन
किसी नियम को मत मानो। ये किसके लिए कहा? दूसरे के लिए कहा, अन्य लोगों के लिए कहा, ताकि जो बनी बनाई व्यवस्था है, उत्साद्यन्ते जात धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वताः उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम, जो श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन जी ने व्यक्त किया है, अपना अवसाद, अपनी चिंता व्यक्त की है कि अव्यवस्था अमर्यादा के कारण सभी लोग नष्ट भ्रष्ट वर्ण संकर हो जाएंगे। बस इसी अमर्यादा अव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, जो सनातनी परिपाटी उसको नष्ट करने के लिए इसने ऐसा व्याख्यान देना आरंभ किया। अब बताओ, जो आसुरी चित्तवृत्ति वाले लोग हैं, दंभो दर्पोहिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम, इन विषयों में हम प्रारंभिक अनुभागों में आप सबों को अवगत करा चुके हैं। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति की बात को सुनकर ईसाइयों ने तो क्रिश्चियनिटी के डॉगमा को नहीं ठुकराया, और इस्लाम के डॉक्ट्राइन को भी मुसलमानों ने नहीं ठुकराया, या सिखों ने तो खालसा या गुरु ग्रंथ इत्यादि के वचनों का तिरस्कार नहीं किया। लेकिन इन लोगों को सुनते कौन है? इंटेलेक्चुअल्स के रूप में आदर्श मानते कौन है? हिंदू धर्म के लोग मानते हैं। उनको लगता है कि कोई आया है बढ़िया ज्ञानी ध्यानी तत्वदर्शी आया है, और हिंदू ही अपनी कुलगत वर्णगत मर्यादा और शास्त्र सिद्धांत के अनुशासन का परित्याग करके ऐसे व्यामोहक वक्ताओं के पीछे भागते रहते हैं, जिससे दुष्परिणाम यह होता है कि दुविधा में दोनों गए और माया मिली न राम। तो ये जो विडंबना है, इस विडंबना से बचाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी कौन होंगे? हमारे धर्मशास्त्र। जब तक आप धर्मशास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं परंपरा से, ये नहीं कि पन्ना पलट लिए, तब तो भ्रम ही भ्रम होगा आपको। अनेकानेक ऐसे विषय शास्त्र में हैं जो आपको कदम कदम पर भ्रमित करेंगे, और आप लाख दिमाग लगा लीजिए, आप अन्यतम स्थिति के भी अगर स्वतंत्र विचारक रहे होंगे, फिर भी अगर आपको शास्त्र कृपा प्राप्त नहीं रहेगी तो उन विषयों को समझ नहीं पाएंगे। और इसका दुष्परिणाम क्या होगा कि यदि आप शास्त्रों के प्रति निष्ठावान हैं, यदि आप शास्त्रों के प्रति निष्ठावान हैं और यह मानते हैं कि हम इस विषय को समझने में असमर्थ हैं, तो धीरे धीरे करके स्वयं को मानसिक रूप से तैयार करेंगे, साधनात्मक रूप से स्वयं को पुष्ट करेंगे, ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम अज्ञ हैं, हम अनभिज्ञ हैं, हम स्वयं को उस स्तर पर पहुंचाएं जहां ये बातें हम समझ सकें। और यहीं पर आवश्यकता होती है गुरुजनों की, संप्रदायविद जनों की, जो उस रहस्य को समझने में आपका सहयोग करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। किंतु यदि आप केवल स्वयं को ही बुद्धिजीवी मानकर शास्त्र पढ़ने बैठ गए बिना सत्संप्रदाय परंपरा के, तो विडंबना क्या हो जाएगी? आप उन विषयों को ही प्रक्षिप्त कहना प्रारंभ कर देंगे, संदेह करने लगेंगे कि ये बाद में किसी ने जोड़ दिया, मिलावट कर दिया, और इसी एक अनास्था का आश्रय लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो जाएगा आर्य समाज, गायत्री परिवार, रामपाल, रामभद्राचार्य और अलग अलग प्रकार के प्रक्षिप्तवादी लोग, जो धर्मशास्त्रों को प्रामाणिक ही नहीं मानते हैं। जिन मतों में धर्मशास्त्रों के विरुद्ध इनका संप्रदाय या इनका एनजीओ खंडित होने लगता है, वहां संप्रदाय या एनजीओ को बचाने के चक्कर में ये लोग धर्मशास्त्रों को ही प्रक्षिप्त बोलना प्रारंभ कर देते हैं, अप्रामाणिक बोलना प्रारंभ कर देते हैं। और इन प्रक्षिप्तवादियों का कपट तो देखो कि जिस प्रसंग को रामभद्राचार्य वास्तविक मानेंगे, उन प्रसंगों को आर्य समाज वास्तविक मान लिए, जरूरत नहीं आर्य समाज कहेगा प्रक्षिप्त है। जिन प्रसंगों को आर्य समाज असली मान रहा है या प्रक्षिप्त मान रहा है, जरूरी नहीं गायत्री परिवार भी वही मान ले। हो सकता है गायत्री परिवार किसी और विषय को प्रक्षिप्त मानकर इसको वास्तविक मान रहा हो। श्रीमद् भगवद गीता में या रामायण में या महाभारत में या अन्य ग्रंथों में जिन बातों को प्रक्षिप्त मानकर ये लोग दुष्प्रचार करते रहते हैं, इनसे पूछा जाए कि इस विषय को किसने प्रक्षिप्त किया, कब किया, उससे पहले की अप्रक्षिप्त प्रति कहां पर प्राप्त हुई तुमको, तो इन सभी लोगों में कोई एकता नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, कोई शोध नहीं है। केवल जो बात अपने अनुकूल समझ में नहीं आई वो प्रक्षिप्त है, मिलावटी है। कभी कह दिया अंग्रेजों ने मिलावट कर दी, अच्छा ठीक है भाई, तो अंग्रेजों ने किसी एग्जिस्टिंग पुस्तक में ना मिलावट की होगी, नई पुस्तक तो लिख नहीं दी, कहीं पहले से प्री एग्जिस्टिंग पुस्तक होगी, उसमें कुछ छेड़छाड़ की होगी, तो वो प्री एग्जिस्टिंग पुस्तक कहां से आई आपके पास, वो बताओ, वो भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा ठीक है, जब ये छेड़छाड़ की जा रही थी तो उस समय जब छेड़छाड़ करके इसकी प्रथम प्रति प्रकाशित की गई होगी, तो उस समय जो वास्तविक प्रतिधारक लोग होंगे वहीं से तो लेकर ना छापा होगा इन लोगों ने, जर्मनी इंग्लैंड फ्रांस से तो लेकर आए नहीं होंगे, पुस्तकें तो यहीं से मिली होंगी। तो जो ओरिजिनल पुस्तक को एडिट करके दूसरा इन्होंने एडिशन छापा, तो वो ओरिजिनल वाला जिसके पास ग्रंथ था या पुस्तकालय में था, उन्होंने क्यों विरोध नहीं किया? उन सभी लोगों ने, हजारों हजार गुरुकुलों की प्रतियां सब समाप्त ही हो गई थी,
अच्छा ठीक है, फिर कहते हैं मुगलों ने कर दी, फिर कहते हैं जैनियों ने कर दी, बौद्धों ने कर दी, लेकिन किस समय किस व्यक्ति ने की और उसका प्रभाव क्या हुआ, इस पर कोई चर्चा ये लोग नहीं करते हैं और इस प्रकार से प्रक्षिप्त बातों को कहते रहते हैं। हालांकि मध्वाचार्य जी की लेखनी में, वल्लभाचार्य जी की लेखनी में बहुत कुछ ऐसे टीकाओं में मिलता है जहां पर किसी ग्रंथ विशेष के कुछ भाग विशेष को उन्होंने प्रक्षिप्त कहकर उस पर टीका नहीं की है, वेदांत देशिक स्वामी जी इत्यादि के भी। लेकिन यह समझना चाहिए कि उसी विषय को अन्य संप्रदाय के समकालीन आचार्यों ने ही मान्य माना है अपने संप्रदाय सीमा में, और यह कहा है कि चूंकि इन प्रसंगों का उनके दार्शनिक सैद्धांतिक पक्ष में प्रामाण्य स्वीकार करने से उन समस्त लोगों का जो पक्ष है वो सैद्धांतिक रूप से लघु सिद्ध हो जाएगा, इसीलिए उनको प्रामाण्य बुद्धि से वो विवेचित नहीं करते हैं। इतना ही वहां कहने का भाव है। ये नहीं कहते कि ग्रंथ का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपने संप्रदाय में इस बात को हम दार्शनिक रूप से अनुकरणीय प्रमाण के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं, ये वहां पर बात। लेकिन अंग्रेजों ने मिलावट कर दी, जैनियों ने मिलावट कर दी, बौद्धों ने कर दी, ये बात नहीं। हाँ, इन लोगों ने, जैसे जॉन मूर ने मिलावट कहां की? जॉन मूर ने एक स्वतंत्र पुस्तक ही लिख दी मत परीक्षा के नाम से। मैक्स मुलर ने वेदों में मिलावट नहीं की, मैक्स मुलर ने वेदों का अनुवाद ही अपने मनमाने तरीके से कर दिया। तो इन लोगों ने गड़बड़ कहां की है? या तो स्वतंत्र नई नई पुस्तकें छाप दी, जैसे जैनियों ने जैन रामायण छाप दी, पौम पुराण छाप दी, बौद्धों ने बहुत कुछ ऐसे साहित्य छाप दी, अलग से मूल जो पुस्तक है शास्त्र उसमें मिलावट नहीं की, अलग से छाप दी। अब इन विषयों में जो पाठ भेद प्राप्त होते हैं या प्रक्षिप्तवाद का जो षड्यंत्र है उसके विषय में हमने 2-4 वीडियो अपने वास्तविक मुख्य चैनल पर भी बनाकर डाले हैं, और अपनी पुस्तकों में उत्तरकांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श, इन पुस्तकों में हमने वर्णन भी किया है, लिखित रूप से इन सब बातों को समझाया भी है, सारे बिंदुओं के साथ इन बातों को हमने समझाया है। अस्तु, अब हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में मिलावट की बात नहीं, हमारे धर्म ग्रंथों को ही समग्र रूप से, अविकृत रूप से पूरे देश से ही बाहर ले जाने के लिए इन लोगों ने षड्यंत्र किया था। 1947 ईस्वी में कथित रूप से देश आजाद हुआ, 1950 ईस्वी में कथित रूप से संविधान को लागू किया गया। उसके बाद देश में एक ऐसी स्थिति को उत्पन्न किया गया कि देश में अनाज की कमी हो जाए, आयात निर्यात के नियम ऐसे निर्धारित किए गए, कृषि उद्योग से संबंधित नियमों को ऐसे परिवर्तित किया गया, ऐसे मैनिपुलेट किया गया, ऐसे विकृत किया गया कि भारत देश की भूमि में जो उर्वरा शक्ति है वो क्षीण होने लगे। यह कहा गया कि हमारे जो बीज हैं वो तो उन्नत नहीं है, इसलिए हम बाहर से उन्नत बीज लेकर आएंगे। आप ग्रीन रिवॉल्यूशन इत्यादि की बात देखेंगे, या सबसे अच्छी बात होगी, हालांकि वो स्त्री तो गांधीवादिनी है लेकिन इस अंश में अच्छा काम कर रही है, इसीलिए हम उनका संदर्भ देना चाहेंगे। आप गूगल में, यूट्यूब में उनके बारे में खोजिएगा, उनके अभियान के विषय में जानिएगा। उनका नाम है डॉक्टर या श्रीमती या जो भी वो लिखती होंगी अपने नाम के आगे, वंदना शिवा। वंदना शिवा एक अब तो वृद्ध हो गई, एक क्या कहें उनको, संगठन चलाती हैं या कहें कि एक आंदोलनकारिणी महिला हैं जिन्होंने बीज सुरक्षा के लिए अच्छा काम किया है। उनका यह मानना है विश्व को नियंत्रित करने के लिए आपको बीज को नियंत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति, चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र का अध्यक्ष हो, भोजन तो करेगा, भोजन तो करेगा, और उस भोजन को करने के लिए उसको खेती तो करनी पड़ेगी या करवानी पड़ेगी, और खेती करने या करवाने के लिए बीज तो लाने पड़ेंगे। तो वो बीज पर यदि तुम नियंत्रण कर लेते हो तो तुम पूरे देश पर, फिर पूरे विश्व पर नियंत्रण कर सकते हो। और रॉथस्चाइल्ड, रॉक्सफेलर इत्यादि जो इल्यूमिनाती, फ्रीमेसन्स या मिलक्षराज के द्वारा पोषित प्रायोजित इन संस्थाओं के प्रत्यक्ष सदस्य हैं या संस्थापक जैसे भी हैं, उन लोगों के द्वारा इस बात को समझाया गया। तो मोनसेंटो इत्यादि कंपनियों के माध्यम से, रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर इत्यादि कॉरपोरेशंस के माध्यम से भारत में फूड क्राइसिस को जन्म दिया गया। फिर कहा गया कि हम तुमको उन्नत बीज देंगे, इस बीज को लगाओ। इस बीज को लगाने से क्या होगा, तुम्हारी पैदावार अच्छी होगी। तो बीज यहां पर जब लगाया गया तो बीज कोई काम नहीं आया, यहाँ की पृथ्वी ने उन बीजों को अस्वीकार कर दिया। तो उन्होंने कहा कि हमारा बीज सही है, तुम्हारी भूमि बंजर है, इसीलिए हमारी उर्वरा भूमि को नकली रिपोर्ट्स के माध्यम से बंजर कह के अपने संकर बीजों को, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों को, जीएम बीजों को, जिसको लागू करवाने के लिए आज की सरकार भी मरी जा रही है, आज की सरकार भी जिनको भारत में लाकर अन्न व्यवस्था को ही दूषित करने वाली है, जहर खिला खिलाकर मारने वाली है, विविध प्रकार के रोगों को जन्म देने वाली है, इन WTO और WEF के, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के इन्फ्लुएंस में आकर, ट्रीटी में आकर, उन समस्त षड्यंत्रों के पीछे जो संस्थाएं थी उनको ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक बता दिया गया।
आज देख लो, जहां पर भी इन कीटनाशकों का, खाद का, फर्टिलाइजर्स का प्रयोग हो रहा है, वहां से गोवंश समाप्त, वहां से भूमि की उर्वरा समाप्त, और वो लोग जो स्वयं उगा रहे हैं वो स्वयं खा नहीं रहे हैं, वो लोग बेच रहे हैं, केवल सप्लाई कर रहे हैं और अपना जहर हम लोगों को बेच रहे हैं और स्वयं खा भी नहीं रहे हैं उस जहर को। और भूमि भयंकर विषाक्त हो गई, विषैली हो गई है, और पशु पक्षियों की प्रजातियां मरने के, विलुप्त होने के कगार पर आ गई हैं। तो 2 पीढ़ी जाते जाते कितना भीषण विप्लव देखने को मिल रहा है। तो फूड क्राइसिस के समय क्या किया गया है इन लोगों के द्वारा, हमारे बीजों को अमान्य कह के कहा गया ये तो कम पैदावार वाले हैं, हम तुमको अधिक पैदावार वाले ज्यादा बेहतर बीज देंगे। अब क्या हुआ, इन विषयों पर वंदना शिवा ने बहुत बढ़िया काम किया है, और समयानुसार पुरी के शंकराचार्य जी भी इस विषय को समयानुसार अपने मंचों से उठाते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो जो बीज है तुम्हारे वो उन्नत नहीं है, हम तुमको उन्नत बीज देंगे, ये कह दिया गया। तो उन्नत बीज जब यहां लगाए गए कथित रूप से जीएम बीज, जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो वो उन बीजों को हमारी पृथ्वी ने अस्वीकार कर दिया। तो उल्टा आरोप हमारी पृथ्वी पर लगाया गया कि तुम्हारी पृथ्वी बंजर है। ठीक भैया, तो उपजाऊ बनाने के लिए क्या करें, तो हम खाद देंगे। तो फर्टिलाइजर्स के नाम पर तरह तरह के केमिकल्स उन्होंने देने आरंभ किए। अब ये तो पूरे देश में लागू होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक क्या कहा गया, तो अमेरिका ने एक यहां पर फूड फॉर पीस कार्यक्रम लागू किया था। क्योंकि अमेरिका ने इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझा था कि अगर हमको किसी भी जियोपॉलिटिकल वार में बहुत तेजी से आगे बढ़ना है तो हमको सीधे व्यक्ति की रसोई में घुसपैठ करना पड़ेगा। हम इकोनॉमिक वारफेयर तब लड़ सकते हैं जब व्यक्ति के मुंह से लेकर पेट के रास्ते पर हमारा कंट्रोल होगा। अब जो लोग इन मॉडिफाइड बीजों को खुलेआम ले रहे थे, इन वर्णशंकर बीजों को, संकर बीजों को ये जो भूमि में लगा रहे थे, उनके लिए फिर अलग से फर्टिलाइजर्स भी खरीद रहे थे। 1-2 साल में इनको अच्छी पैदावार दिखी अचानक से, तो इनको लगा रहे वाह क्या गजब बात है, कलयुग यही ना करता है, तुमको तुरंत इतना पैसा दे देगा, सफलता दे देगा कि तुमको लगेगा यही जीवन का उद्देश्य है, यही वास्तविक मार्ग है। तो क्या हुआ, सरकार ने उनको सब्सिडी देना आरंभ किया। अच्छा ठीक है, हम तुमको और सब्सिडी देंगे, तुम्हारे लिए मंडियां खुलवाएंगे, तुमको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हम सहयोग करेंगे। और जो किसान पारंपरिक खेती में लगे हुए थे उनको पिछड़ा, अवैज्ञानिक, अनपढ़ इस प्रकार से कह के तिरस्कृत किया जाने लगा। उनकी खेती के लिए अधिक पानी चाहिए और देश में सूखा पड़ रहा है, इसलिए हम तुमको नहर का पानी नहीं प्रयोग करने देंगे, ऐसा कह के उनकी फसल को जानबूझकर मारा गया। आप उस समय के इतिहास रिकॉर्ड निकाल कर देखें, उस समय के रिसर्चर्स को पढ़ें, उस समय के पेपर कटिंग्स को निकालें, जो गैजेटियर्स छपते थे उसको आप पढ़ें, सारे प्रमाण आपको मिल जाएंगे। बहुत ये नहीं कि कोई आर्काइव से, अभिलेखागार से गुप्त आपको निकालना पड़ेगा, सामान्य आप चिंतन शोध करेंगे, ये सब बातें मिल जाएंगी कि जो सब्सिडी सरकार दे रही थी वो किनको प्राप्त हो रहे थे। जो ये सब ग्रीन रिवॉल्यूशन या उसके अभियोजकों के द्वारा बनाए गए बीज या बनाए गए फर्टिलाइजर्स को खरीदकर खेती कर रहे थे, उनको सरकार प्रोत्साहित कर रही थी, सब्सिडी दे रही थी। जो पारंपरिक किसान हैं, खेती वाले हैं, उनको कहा गया कि तुम तो अनपढ़ हो, गंवार हो, अवैज्ञानिक हो। दूरदर्शन इत्यादि पर या अलग अलग रेडियो चैनल्स पर फर्टिलाइजर और उन्नत बीज का गुणगान करने वाले कृषि कार्यक्रम चलाने जाने लगे। और उसके साथ साथ भारत को या पूरे विश्व को अमेरिका ने एक और ट्रीटी में बांधा, फूड फॉर पीस प्रोग्राम। तो फूड फॉर पीस प्रोग्राम जो है उसके आधार पर 150 देशों के कुल 3 अरब लोगों को यूएसए ने पूरे फूड फॉर पीस प्रोग्राम के आधार पर गेहूं सप्लाई किया है। अब देखो, जो इसका एक उद्देश्य था उसमें लोगों ने क्यों संधि कर ली, क्योंकि यूएस ने एक इसमें रखा था प्रस्ताव कि आप हमसे जो गेहूं खरीदेंगे उसके बदले आप अपने लोकल करेंसी में भुगतान कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, उनका जो फॉरेक्स कमीशन था वो बच गया। फॉरेक्स कमीशन बचने के साथ साथ इनकी देश की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट हमसे लोकल करेंसी में डील कर सकते हैं, हम डॉलर के बदले आपकी लोकल करेंसी को एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा प्रपोजल अमेरिका ने दिया। तो इनके लिए ईज ऑफ ट्रेड हो गया, इनके लिए इस भोजन को ग्रहण करना और अपने लोकल करेंसी में, जैसे आप लोकल बाजार में खरीदते हैं वैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट को अमेरिका ने सरल बना दिया। तो इसको इस समय एक और बात आई थी, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसको यूएसएआईडी कहते हैं। तो यूएसएआईडी पर भी हम बाद में चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग अभी मोदी जी और ट्रंप जी और ढाका जी और दिल्ली जी और वाशिंगटन जी के जितने भी ये सब प्रपंच अभी मीडिया में चल रहे हैं उसका आनंद लें। हम यूएसएआईडी पर भी बात करेंगे, हम यूएसएआईडी से जुड़े हुए फंडिंग्स, उसके काम, उसके प्रायोजक, उसके ट्रस्टी, ये सब पर भी बात करेंगे, लेकिन समय अनुसार करेंगे।
हम आपको पहले, क्योंकि ये सब बातें अभी अन्य प्लेटफॉर्म्स पर चल रही हैं, पहले आप वहां से बातें सीखिए, सुनिए, समीक्षा कीजिए, फिर हमको तो बोलना ही इन विषयों पर। तो ये क्या हुआ, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हम दे रहे हैं, मानवीय सहयोग प्रदान कर रहे हैं, इस छद्म नारे के साथ अमेरिका ने भारत में फूड फॉर पीस प्रोग्राम के तहत घुसपैठ की और 1950 ईस्वी के लगभग इसको प्रारंभ किया गया था। भारत में भी ये 5-6 साल में आ गया था और इससे खाद्यान्न थोड़े सस्ते रूप में इनको प्राप्त होने लगे। लगभग 78% तक का लाभ खरीदने वाले देशों को होने लगा, ऐसा कहा गया। लेकिन जो PL 480 के रूप में इसको रिब्रांड किया गया था, इसको पब्लिक लॉ 480 कहा जाता है, ये 1961 से लेकर 1969 तक चलने वाला PL 480 और USAID का जो सेक्टर रहा। ऐसे USAID अभी भी चल रही है बहुत जगहों पर, बहुत जगह बंद कर दिया गया अभी ट्रंप की नई सरकार आने के बाद से। लेकिन विशेष करके 70 का जो दशक था, जो 70 का दशक था, उसमें इसको बेटर देन अ बॉम्बर ये कहा गया कि अमेरिका जिन देशों में बम बरसाकर कब्जा कर सकता था, बम बरसाने की अपेक्षा, युद्ध लड़ने की अपेक्षा भोजन देने से वो देश अमेरिका के अधिक वफादार हुए और आंतरिक रूप से और अधिक कमजोर हुए। सो द USAID एंड PL 480 प्रोग्राम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज प्रूव्ड एज बेटर देन अ बॉम्बर स्कीम। अब भारत सरकार के परिप्रेक्ष्य में इस बात को देखें तो भारत सरकार ने PL 480 के तहत गेहूं खरीदना आरंभ किया और FAA कहते थे उसको, फॉरेन असिस्टेंस एक्ट, ये सब भी बनाए गए थे उस समय, फूड फॉर पीस एक्ट, ये सब बनाए गए थे। तो भारत ने खरीदना प्रारंभ किया गेहूं। किससे प्रारंभ किया गेहूं खरीदना? अमेरिका से। तो 1964 ईस्वी में विशेष करके भारत जो फूड का ये जो संगठन बना, ट्रीटी बनी PL 480 के आधार पर, उसका सदस्य बना और उस समय लाल बहादुर शास्त्री की सरकार भी इस प्रकार के गतिविधियों में घुसी हुई थी। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने एक बात और कही कि हम तात्कालिक परिस्थिति के कारण गेहूं खरीदने को विवश हैं, हमारी ये इच्छा नहीं, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री एक किसान परिवार से थे, उनको पता था कि अन्न का क्या महत्व है और वो विदेशी षड्यंत्रों के प्रति भारत की सुरक्षा को लेकर सदैव प्रत्यक्ष रूप से चिंतित भी रहते थे और जीवन को एक सादगी के साथ जीने के लिए प्रसिद्ध भी रहे। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री कुटिल व्यक्तित्व के स्वामी नहीं बन पा रहे थे, जो कि राजनीति में सफल होने के लिए आवश्यक है। इसीलिए अपने कम समय की सरकार में ही उनको युद्ध भी लड़ना पड़ गया। उनको भारत की जनता से अंततः यह अपील करनी पड़ी कि हम चूंकि गेहूं इत्यादि के खरीद में या ये सब में समर्थ नहीं है, उस प्रकार से हमारे ऊपर बोझ बन रहा है ये सब अभियान, इसीलिए हम देश से अपील करते हैं कि अपनी भोजन की जरूरतों को कम करें और सप्ताह में कम से कम एक समय का उपवास करें, तो कम से कम उस उपवास से ही लेकिन हमारे अन्न की खपत कुछ कम हो। तो ये सब जब वो करने लगे जनता से अपील, और जनता उनकी बात को मानने भी लगी बहुत हद तक, क्योंकि एक लोकप्रियता थी उनके व्यक्तित्व में, एक सरलता थी उनके व्यक्तित्व में जो कि समाज को दिखता था। तो लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद षड्यंत्र के माध्यम से मरवा दिया गया, उनको किनारे हटवा दिया गया, ताकि इस प्रकार के जो लोग हमारे इन अभियानों में टांग अड़ा रहे हैं उन सबको समाप्त कर दिया जावे, हमारा अभियान आगे बढ़ता जावे। तो 480 जो PL 480 पब्लिक लॉ 480 था, उसमें जो ये अमेरिका का रिमार्क सब क्या था, इंडिया वाज फिट इनफ ओनली फॉर पिग्स, मतलब इतना अधिक तिरस्कार किया है अमेरिका ने भारत का। उस समय कहा कि अमेरिका तो केवल सुअरों के रहने लायक देश बच गया, वहां मनुष्य रह नहीं सकता, फिट इनफ ओनली फॉर पिग्स। और भारत ने जब बहुत बार डिमांड की कि हमको गेहूं के साथ चावल भी दो, चावल भी दो, केवल गेहूं से काम नहीं चलेगा, तो क्या हुआ, डिस्पाइट रिपीटेड प्लियाज द US गेव ओनली अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ राइस टू इंडिया। गेहूं केवल दिया लेकिन चावल नहीं दिया, चावल बहुत कम दिया। तो इससे पहले थोड़ा सा और आते हैं, 1960 के आसपास आते हैं, 1956 के आसपास आते हैं। ये सब तो 64, 65, 66 ये सब की बातें हो गई। हम पढ़ते क्या हैं यहां पर कि जो उस समय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री था, कृषि मंत्री था, जिसका नाम था SK पाटिल, भारत का, उसने अमेरिका के प्रेसिडेंट
आइजनहावर के साथ एक समझौता किया था, डी आइजनहावर के साथ एक समझौता किया था, और 1956 में जो पैक्ट बनाया गया था उसको फिर से अमेंड करते हुए 1960 में फूड एग्रीमेंट साइन किया था एस.के. पाटिल और डी आइजनहावर ने भारत और अमेरिका के खाद्य समझौते को लेकर, और 1956 में जो रकम या जो मानक तय किए गए थे उससे 4 गुना बढ़ाते हुए ये सब तय किया गया। अब अमेरिका को क्या देगा भारत इसके बदले? अमेरिका तो आपको दे रहा है अनाज, गेहूं विशेष करके। अब अमेरिका फ्री में तो देगा नहीं, स्पष्ट बात है कि अमेरिका को चाहिए उसके बदले पैसा। भारतीय मुद्रा अमेरिका के किसी काम की थी नहीं कि वो भारतीय मुद्रा ले लिया, रुपया ले लिया, रुपया को कहां खर्च करे वो? ऐसा तो है नहीं कि जाके नोट उड़ाएगा। तो अमेरिका उस पैसे का क्या करे? तो अमेरिका ने कहा कि हमें भारत से पैसा नहीं चाहिए। बोले तो क्या फ्री में दोगे? बोले नहीं, हमें ऐसी चीजें दो जो तुम्हारे जरूरत की नहीं हो। और हमारे बड़े लाडले प्यारे कांग्रेसी नेताओं ने जो उस समय सत्ता में थे, उन लोगों ने क्या करना आरंभ किया? भारत की प्राचीन मूर्तियों को अमेरिका भेजना प्रारंभ किया। कहा कि इन मूर्तियों की हमें कोई आवश्यकता नहीं, हम तो एक सर्वधर्म संभाव वाले हैं, और जिसको पूजा जहां करनी है अपने घर में कर ही रहा है, हम लोग को कोई मतलब नहीं है। ऐसे भी सपेरों का देश तो मानते ही थे ये लोग। वो कह रहा है कि सुअर यहां रहते हैं, ये कहता है सपेरों का देश है। तो सनातन धर्म के प्रति इनकी निष्ठा कितनी नहीं मतलब विकृत हो चुकी थी, और सनातन धर्म को मटियामेट करने के लिए लोग क्या करना चाहते थे, इसको तुम समझ सकते हो। तो भारत से प्राचीन प्राचीन मूर्तियों को भेजा जाने लगा। आज भी भारत में कॉरिडोर बनाने के नाम पर जो मंदिर टूट रहे हैं, उनकी प्राचीन मूर्तियों का क्या करती है सरकार, इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। कितनी मूर्तियां चोरी हो रही हैं, कितनी बाहर जा रही हैं, इसका हिसाब लेने वाला कोई नहीं है। और हिंदू धर्म के लोग तो हर हर महादेव के बदले हर हर मोदी का नारा लगाकर खुश हो रहे हैं। इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? इनसे क्या आशा की जा सकती है? तो क्या हुआ कि अमेरिका ने भारत से मूर्तियों को ले जाकर अपने यहां संग्रह करना आरंभ किया। भारत की आध्यात्मिक चक्र ऊर्जा को तोड़कर म्लेच्छराज के द्वारा लोगों के मन को विकृत करने के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र किया गया था, इसको तुम ऐसे नहीं समझ पाओगे। अब उसके बाद सेकंड में क्या हुआ? भारत के नेताओं ने कहा कि यहां बहुत सी पांडुलिपियां हैं, ये सब पुस्तक हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि मैकॉले के द्वारा, रॉबर्टसन के द्वारा, कोल्हापुर के साहू के द्वारा अलग अलग समय पर अंग्रेजी क्रिश्चियन बेस्ड एजुकेशनल पॉलिसी को ये लोग लागू करते रहे। और प्रथम शिक्षा मंत्री भी कट्टर मुसलमान था, तो उसने भी सनातन धर्म के विरुद्ध ही सारा काम करना आरंभ किया। और समस्त प्राचीन धर्म ग्रंथों की पांडुलिपियों को कहीं स्वेच्छा से कहीं अनिच्छा से ये लोग ले आते अपने पास कब्जा करके, और बड़े बड़े मठों को, बड़े बड़े पुस्तकालयों को अलग अलग एक्ट्स बनाकर सरकारी अधिग्रहण में लेकर यहां से भर भर बक्से मूर्ति और प्राचीन पांडुलिपियों ग्रंथों को ये लोग भेजने लगे विदेश। अब ये सब बातें जब हो रही थी तो किसी को मतलब नहीं था सामाजिक रूप से कि हम इन बातों का विरोध करें, क्योंकि कुछ न सही उनको भोजन तो मिल ही रहा था। आज भी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन सरकार क्यों दे रही है? इसके पीछे क्या षड्यंत्र है? किसी भी देश को गुलाम बनाना हो, उसकी एक हाथ में रोटी फ्री में दो और आंखों के सामने इंटरटेनमेंट फ्री में दो, वो व्यक्ति कभी तुम्हारे विरुद्ध आवाज नहीं उठाएगा। फ्री में इंटरनेट, फ्री में अलग अलग फिल्म, अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग बिग बॉस, IPL, ये सब बार बार चैंपियंस ट्रॉफी, ICC, ये सब बार बार लाते रहो, जनता वहां लोभी बनी रहेगी। और साथ साथ अलग अलग सब्सिडीज, अलग अलग छूट, अलग अलग फ्री में राशन, ये सब देकर लोगों को प्रमादी बना दो, अकर्मठ बना दो। कभी उस समाज में ये सामर्थ्य नहीं होगा कि वो अपने टायरेंट्स के रूल के विरुद्ध जाकर, अपने ऊपर अत्याचार करने वाले के विरुद्ध जाकर आवाज उठा सकें। तो PL 480 के तहत भारत को गेहूं देकर, उसके बदले मतलब गेहूं के दानों के बदले जो कि तुम स्वयं यहां उगा सकते थे, कंजर्वेटिव खेती करके, विशेष पद्धतियों का प्रयोग करके यहां भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। या फिर यह कह सकते थे कि हम रुपया के बदले ही गेहूं खरीदेंगे, हम अपनी अमूल्य धरोहर नहीं देंगे तुमको। लेकिन ये सब तो इन लोगों के लिए कबाड़ा था। ये सब दिव्य दिव्य मूर्तियां, ये सब यहाँ के दुर्लभ दुर्लभ पांडुलिपि वाले ग्रंथ। अब बताऊं मैं आपको, ये सब जो PL 480 वाले विषय हैं, इन सभी विषयों में हालांकि मेरी 100% सहमति नहीं है जिन लोगों का मैं नाम लेने जा रहा हूं, लेकिन इन लोगों ने भी बहुत अच्छा रिसर्च करके एक्सपोज किया है इन बातों को। जिसमें एक नाम है अनन्या वाजपेयी, जो वहां पर यूनिवर्सिटीज में गई, वहां पर तहखानों में गई, वहां पर आर्काइव्स में देखी कि यहाँ पर PL 480 का चिन्ह लगा हुआ है, भारत से प्राप्त ये सब टैग क्या है। तब बताया गया कि ये किस समझौते के तहत आए हैं। तो जहां पर PL 480 की बात है, राजीव मल्होत्रा का भी इसमें अच्छा
नाम है। अभी क्या हुआ, वर्जीनिया विश्वविद्यालय में तंत्रागमों की एक सूची पड़ी हुई है, 1992 में प्रकाशित हुई थी हालांकि वो सूची। तो वर्जीनिया विश्वविद्यालय में, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में बहुत से प्राचीन तंत्र मंत्र हैं, वहां पर बहुत से पांडुलिपियां शास्त्र हैं। उसमें कुछ तंत्र तो भारत में भी हैं, कुछ अभी नहीं है। तो जिसमें डामर तंत्र, उड्डीस तंत्र, स्वच्छंद तंत्र, यामल तंत्र, ये सब का उसमें नाम है। और उसके बाद वहां निग्रह तंत्र, मेरु तंत्र के बाद वाली सूची में देखेंगे निग्रह तंत्र का भी नाम है। हमारे संप्रदाय के, हमारे अलग अलग धर्मशास्त्रों को यहां से उठाकर वो लोग ले गए अमेरिका। एस.के. बनर्जी इत्यादि ने निग्रह तंत्र ये सब का वर्णन किया है उसमें। और वो सब बक्से वहां पर पड़े हुए हैं, मूर्तियां पड़ी हुई हैं, पांडुलिपियां पड़ी हुई हैं। कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, कुछ रिप्रिंट किए जाते हैं यूनिवर्सिटीज के द्वारा। लेकिन कुल बात यह है कि हमारे यहां से वो सब उठाकर चोरी करके ले जाए गए। तो PL 480 के तहत गेहूं बेचो और गेहूं के बदले भारत के दुर्लभ दुर्लभ प्राचीन धर्मशास्त्र, प्राचीन पुस्तकें, प्राचीन मूर्तियां, ये सब यहां से चुरा चुरा कर ये ले जाने लगे। तो PL 480 के विषय में क्या कहा जा रहा है, इट इज हियर दैट PL 480 came in handy. I grew up listening to stories by my parents and grandparents about the PL 480 ships carrying rice from the United States. The passage of these ships was headline news on the airwaves because their arrival would coincide with millions of people being able to eat. Magically, when the PL 480 ships docked, the market prices for rice and wheat would ease and the ration shops would open. PL 480 made the difference between the food riots and dinner to everyone. But what was the connection to the books? यहां पर मैडी ब्लॉग स्पॉट में इस बात को मैं जब शोध कर रहा था तो ये मुझे मिला था टर्म, जो इसने अपना अनुभव बताया है कि इसके बचपन में इसके माता पिता ये सब बताते थे। लेकिन पुस्तकों से इसका क्या संबंध था? पुस्तकों का अमेरिका क्या करेगी? अमेरिका के अर्थव्यवस्था में उन पुस्तकों का क्या योगदान होने जा रहा था? तो क्या हुआ इसमें 1961 से लेकर 1969 तक प्लस उसके कुछ समय बाद तक बहुत अधिक मात्रा में हजारों हजार धर्म ग्रंथ, हजारों हजार मूर्तियां ये सब चली गई वहां पर। और 71 में ये जो एक्ट था, ये जो समझौता हुआ था, इसमें कुछ कमी की गई क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन वाला टाइम भी आ रहा था। तब तक इन्होंने भारत की जमीन को बंजर करने के लिए, भारत में फर्टिलाइजर्स लाने के लिए, यहाँ की जो देसी बीज व्यवस्था, जो अमृत होता था हमारा अन्न, उसको नष्ट करने के लिए लोग पर्याप्त षड्यंत्र कर चुके थे। और PL 480 वाले एक्ट को लागू करने के लिए कुतुब मीनार के सामने अमेरिकियों के द्वारा USAID के नाम पर रजिस्टर्ड एक बिल्डिंग थी, जो बाद में फिर जहां होटल कुतुब, लग्जरी होटल है ना, वो वाली बिल्डिंग पहले USAID प्रोग्राम के लिए भी चलाई जाती थी। कुतुब मीनार के सामने जो होटल कुतुब है, वो वाली बिल्डिंग पहले USAID के PL 480 प्रोग्राम्स के लिए ही चलाई जाती थी। तो जो निक्सन के समय या जॉनसन के समय भारत का जो परमाणु ये सब कार्य चल रहा था, उसमें भी इन लोगों ने बहुत सारे सैंक्शन लगाने का प्रयोग किया था। तो भारत शैक्षणिक रूप से भी और सामरिक रूप से भी एक महाशक्ति न बन पाई। इसके लिए धर्म ग्रंथों को, प्राचीन सांस्कृतिक धर्मशास्त्रों को, हमारी विरासतों को हमसे दूर कर दिया गया। प्लस आधुनिक विज्ञान का आश्रय लेकर भी कुछ न कर पाए। इसके लिए भोजन पर आश्रित बनाया गया, भोजन पर शिकंजा किया गया, जमीन पर शिकंजा किया गया, हमारी व्यापार नीति, हमारी युद्ध नीति, इन सबों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। और यहाँ के नेताओं ने देर सवेर इन सब बातों को प्रमोट भी किया, इन बातों को समर्थन भी दिया। हालांकि कुछ महत्वाकांक्षी नेताओं ने कई बार दबे चुपे या एक दो मुद्दों में निक्सन का विरोध या जॉनसन का विरोध ये सब किया है। अटल बिहारी के टाइम या इंदिरा गांधी के टाइम एक दो ऐसे इंसिडेंट्स हुए जब अमेरिकी राष्ट्रपतियों को इन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। लेकिन उसका कोई विशेष व्यापक प्रभाव भारत के ओवरऑल म्लेच्छराज पोषित लोकतांत्रिक सरकार के सुधार में या भारत के सर्वांगीण मूल भारतीय चेतना के साथ विकास में कोई लाभ इन सब घटनाओं का नहीं हुआ। ये सब कोई काम के नहीं आए। इन सभी बातों के लिए आपको अनन्या वाजपेयी और राजीव मल्होत्रा के अनुभवों को, उनके अकाउंट्स को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो PL 480 के माध्यम से भारत से इस प्रकार का सीधे सीधे ड्रेन किया गया इन सभी इंटेलेक्चुअल्स प्रॉपर्टीज को, जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं उनको। तो जितने भी ये लोग भारत के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, भारत को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, भारत को गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों ने प्रयास क्या कर रहे हैं, वो तो कब्जे में है ही, लेकिन लोगों के मन में ये चेतना जागृत न हो, ये दबी रहे, इसका प्रयास कम से कम कर रहे हैं वो लोग जो हमारे पास मान्य धर्मशास्त्र अभी उपलब्ध हैं। उन सभी धर्मशास्त्रों में कभी जोड़ तोड़, कभी प्रक्षिप्तवाद, कभी इसका ये अर्थ नहीं, कभी वो अर्थ नहीं कह के नेताओं के माध्यम से जिनको स्पॉन्सरशिप मिली है, ऐसे संप्रदाय परंपरा से अनभिज्ञ जनों को
नेताओं का प्रश्रय देकर प्रमोट करते हुए ये लोग काम कर रहे हैं और धर्म गुरुओं के प्रति घुसपैठ का प्रयोग करके कभी हिजड़ों को महामंडलेश्वर बना दो, तो कभी मुसलमानों को घर वापसी करा के ब्राह्मण बना दो, और कभी हमारे मान्य धर्म शास्त्र को प्रक्षिप्त कह दो, मिलावटी कह दो, कभी कर्मणा ब्राह्मण बनाकर वास्तविक ब्राह्मण परंपरा वालों को गाली दे दो। ये सब बातें करवाकर सनातन धर्म को चौतरफा आक्रमण करवा के ये लोग नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारे मान्य धर्म शास्त्रों के प्रति हमारी अश्रद्धा हो जावे, हम उनको प्रक्षिप्त संदेह की दृष्टि से देखने लग जावे। दूसरी बात, अगर हमको धर्म का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो तो नेताओं के द्वारा पोषित चापलूसों को धर्मगुरु बनाकर प्रोजेक्ट कर दिया जाए। अगर वहां से भी हमको थोड़ा सा ये गड़बड़ हो जावे तो घर वापसी के नाम पर मुसलमानों को ब्राह्मण और धर्मगुरु बनाकर अलग अलग अखाड़ा के महामंडलेश्वर बनाकर पैदा करवा दो, और जो धर्म ग्रंथ अपने पास हैं उनको भी अलग अलग एक्ट बनाकर, अलग अलग कानून बनाकर, अलग अलग एंडोनमेंट्स बनाकर विदेश ले जाओ या सरकारी अधिग्रहण में डाल दो। और फिर कुछ न हो तो हिंदुओं का बड़ा नेता बनकर मोहन भागवत जैसे लोगों को खड़ा करवा कर कह दो कि समय आ गया है कि धर्मशास्त्रों को बदल दिया जाए, समय के साथ परिवर्तन जरूरी होता है, आवश्यक होता है। तो आप समझिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र भारत के साथ करके हमारे ज्ञान विज्ञान की परंपरा को, अच्छा भारत के ब्राह्मणों को गाली देने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब विदेश में जाकर कहते हैं भारतीयों ने ये किया, भारत का ज्ञान विज्ञान ऐसा था, तो ये नहीं बताते कि अरे वो ज्ञान विज्ञान देने वाले थे कौन, वो भी तो ब्राह्मण ही थे। जहां ग्लोरिफिकेशन करना हो वहां कह दो भारतीय संस्कृति, और जहां पर डेमोनिफिकेशन करना हो वहां कह दो ब्राह्मण। ये इन लोगों का कुचक्र है, ये इन लोगों का षड्यंत्र है। तो इस प्रकार के षड्यंत्रों से आप सबों को सावधान रहना चाहिए, और हमारी सनातन धर्मगत जो संप्रदाय परंपरा है उस संप्रदाय परंपरा के ही अंतर्गत रहते हुए इन एनजीओ, इन पाखंडवादियों के प्रपंच से स्वयं भी बचना चाहिए और अपने लोगों को भी बचाना चाहिए, ताकि जिस मोर्चे पर जो व्यक्ति सक्षम है, सक्रिय है, वो मृच्छराज के प्रभाव से अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कटिबद्ध बना रहे। यह वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है। कृपया थर्ड पार्टी एप्स का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप इस वीडियो को अपने चैनल पर फिर से अपलोड भी कर सकते हैं। This video may get deleted soon. Please download using third-party apps. You may also re-upload this video on your channels. Thank you.